जो इसमें डॉक्टर्स शुरू में पकड़े गए हैं, दो कश्मीरी पकड़े गए हैं, वो दोनों जैश के पोस्टर्स लगाते हुए पकड़े गए थे। पोस्टर्स लगाए थे उन्होंने, जो डॉक्टर उमर जिसपे कि संदेह किया जा रहा है कि उन्होंने कल जो लाल किले वाली घटना थी उसको अंजाम दिया होगा। तो वो भी उसी गिरोह से संबंधित लगता है अभी हम्म। प्रथम दृष्टया। लेकिन आगे तो खैर जब वो तफ्तीश चलेगी, जब इंक्वायरी होगी, जब और इन्वेस्टिगेशन चलेगी, तब पता चलेगा कि कितना दोनों के तार आपस में जुड़े थे। पर लगता है कि ये दोनों के तार आपस में जुड़े हुए हैं। दिल्ली में एक बार फिर से धमाका हुआ सोमवार शाम को। हैरानी इस बात की है कि कुछ समय पहले ही, कुछ महज चंद घंटे पहले ही, कुछ रिकवरीज जो हैं वो फरीदाबाद में हुई थी। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन था वो अब उसका पता नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लगाएगी, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये जो केस है एनआईए को हैंड ओवर कर दिया है। तो ये कैसे चलेगी आगे जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में कई साल रहे। उन्होंने मौलाना मसूद अजहर को भी इंटेरोगेट किया था जब वो आईबी में कश्मीर का डेस्क हैंडल कर रहे थे और कश्मीर में पोस्टेड थे। साथ में वो पाकिस्तान में भी पोस्टेड रहे। सर, थैंक यू सो मच जनसत्ता से बात करने के लिए। थैंक यू नीता। सबसे पहले तो थैंक यू मैं आपसे नीता। यही जानना चाहूंगी, ये जो दोनों केसेस हैं, इन दोनों के बीच में जो लिंक्स हैं, क्या साफ हो रहा है आपको मतलब देखने पर? इसमें देखिए, दोनों में जो एक तो जो गिरफ्तारियां जम्मू कश्मीर पुलिस ने की हैं, और हम्म। जो उन्होंने रिकवरी की है फरीदाबाद में, और जो कल घटना हुई जिसको लगता है कि प्रथम दृष्टि से लगता है कि वो शायद आतंकवादी घटना ही है। हम्म। तो उसमें आपस में जुड़ाव तो है बिल्कुल, क्योंकि वो जो फरीदाबाद में रिकवरी हुई थी, जो वहाँ से बरामदगी हुई है, बरामदगियों में आपको अमोनियम नाइट्रेट भी मिला है, और कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह मिले हैं। तो उससे लगता है कि ये एक्सप्लोजिव जो है वो या तो यहीं पर लिए गए थे या पहुंचाए गए थे। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि ये एक बड़ा मॉड्यूल हो सकता है जिसमें कुछ गिरफ्तारियां जम्मू कश्मीर पुलिस ने की हैं, और उनमें ये जो डॉक्टर उमर जिसपे कि संदेह किया जा रहा है कि उन्होंने कल जो लाल किले वाली घटना थी उसको अंजाम दिया होगा। तो वो भी उसी गिरोह से संबंधित लगता है अभी हम्म। प्रथम दृष्टया। लेकिन आगे तो खैर जब वो तफ्तीश चलेगी, जब इंक्वायरी होगी, जब और इन्वेस्टिगेशन चलेगी, तब पता चलेगा कि कितना दोनों के तार आपस में जुड़े थे। पर लगता है कि ये दोनों के तार आपस में जुड़े हुए हैं। सर, फिदाइन हमला है ये माना जा रहा है, और माना जा रहा है इसे अंजाम एक डॉक्टर ने दिया। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने जैश के मुतल्लिक काफी केसेस जो हैं वो इन्वेस्टिगेट भी किए हुए हैं, कई बड़े बड़े टेररिस्ट को आपने, जिसमें मौलाना मसूद अजहर हैं, उन्हें भी इंटेरोगेट किया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये फिदाइन हमला हो सकता है? देखिए, वो जो पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं वो फिदाइन में और आत्मघाती हमले में फ़र्क करते हैं। फिदाइन में तो ये होता है कोई आदमी दो तीन आतंकवादी या चार आतंकवादी किसी जगह पे घुस जाएं, फिर वहाँ पे रुके रहें और वहाँ पे जितना नुकसान पहुँचा सकते हैं लोगों को मारने में, और जो वहाँ पे चीज़ जगह है उसको नुकसान पहुँचाने में लगे रहते हैं, जब तक कि उनके अंत में मौत ना हो जाए। हम्म। और आत्मघाती हमले में आदमी खुद को उड़ा देता है किसी बॉम्ब के साथ, या ये कोई सुसाइड गाड़ी बॉम्बर हो में। सकता है? हाँ, आत्मघाती हमला हो सकता है, हम्म। ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्योंकि उसमें वो आदमी मारा गया, वैसे जो कश्मीर में है और दूसरी जगह पे है, सुसाइड अटैक जो हैं या आत्मघाती हमले हैं, वो जैश ए मोहम्मद ने किए हैं, बाकी ग्रुप्स ने नहीं किए हैं अभी तक भारत में। और बड़े ग्रुप जैसे आईएसआईएस है या आईएसकेपी, जिसका लोकल रीजनल जो वो है रूप, वो और उसने अलकायदा ने अभी हमारे यहाँ पर कोई भारत में कोई बड़ा आतंकवादी हमले नहीं किए हैं इन दोनों ग्रुप से। तो अभी तक जो हमारा ये था जो भारत में हो रहे थे या कश्मीर में हो रहे थे या बाकी भारत में हो रहे थे, वो ज़्यादातर जुड़े हुए थे लश्कर ए तैयबा से और जैश ए मोहम्मद से। हम्म। तो आत्मघाती जो बम ब्लास्ट है या सुसाइड अटैक है, वो जैश ने ज़रूर किए हैं। एक दो वहाँ पे कश्मीर में एक बादामी बाग कैंटोनमेंट के बाहर किया था, दरवाज़ा एंट्री लेने के लिए।
पर बाकी ज़्यादा जय लश्कर वगैरह ने नहीं किया। फिदाइन किया है, ये बात आपकी सही है कि फिदाइन अटैक किए, पर सुसाइड अटैक लश्कर ने नहीं किए हैं, जैश ने हाँ किए हैं। और हो सकता है कि इसमें भी जैश से ताना बाना जुड़ा हो हम्म इस केस का, हम्म क्योंकि जो इसमें डॉक्टर्स शुरू में पकड़े गए हैं, दो कश्मीरी पकड़े गए हैं, हम्म वो दोनों जैश के पोस्टर्स लगाते हुए पकड़े गए थे, पोस्टर्स लगाए थे उन्होंने नौगाम श्रीनगर में। और उसके बाद सीसीटीवी कवरेज से उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनको फिर एक को सहारनपुर से लिया गया और एक को फिर बाद में दिल्ली के बाहर आउटस्कर्ट से फरीदाबाद से लिया गया। सर, ये मैं इसलिए भी पूछ रही थी क्योंकि शुरुआती तौर पर जब दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान आए थे उसमें बोला गया था कि ये जो गाड़ी है I-20 ये धीरे धीरे चल रही थी जब ब्लास्ट हो गया। तो हो क्या ये भी हो सकता है कि जो अटैकर था या जो ये सुसाइड बॉम्बर जिसे हम बता रहे हैं आप, वो निकलने की कोशिश कर रहा और वो प्लान ये रॉन्ग हाँ, हो? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वो निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन निकल नहीं पाया। कोई टाइमिंग का गड़बड़ हो गया, जो उसने स्विच लगाया होगा कि इस समय बम को फटना है, उस बम के टाइमिंग तक वो पैनिक में आ गया, घबरा के निकल नहीं पाया और वो हम्म बम फट गया। उसमें चार पाँच तीन चार 2-3 मिनट आगे पीछे होने से भी उसको हो सकता है कि उसका कैलकुलेशन गड़बड़ हुई। तो ये बात सही है कि वो धीरे धीरे गाड़ी चलने का मतलब ये है कि ड्राइवर उसको अबंडन करके निकलना चाहता था, हम्म लेकिन वो निकल नहीं पाया और उसमें हो गया हमला और हम्म धमाका हो गया। अब इसमें इससे लगता है कि हो सकता है कि ये आत्मघाती हमला ना हो, ये हम्म एक नॉर्मल कार ब्लास्ट करने की कोशिश की हो उसने, आतंकवादी संगठन ने। हम्म। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। सर, जो ये गाड़ी थी I-20 इसने 7 बार जो है अपनी ओनरशिप जो है वो चेंज की थी। इसका पुलवामा से भी कनेक्शन आया और आखिरकार ये जो बॉम्बर था उसके पास ये मिली। तो डिटेक्शंस को इवेड करने के लिए इस तरह का जो प्रोसेस है वो अपनाया जाता है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने इसे एक आतंकी हमला करार नहीं दिया है। हालांकि UAPA के तहत FIR दर्ज हुआ है और NIA को भी जांच दे दी है। तो ये एक छोटी मतलब लाइक एक बहुत ही स्मॉल डिटेल्स जो होती हैं वो क्यों मिस कर देते हैं हम? देखिए, इसमें सरकार अभी इसमें बहुत कॉशियस अप्रोच ले रही होगी कि उसने ये नहीं कहा है कि ये आतंकवादी घटना है, पर जिस तरह से घटना घटी है और NIA को इन्वॉल्व किया गया है, वो डाला गया है केस उनके पास और UAPA में केस रजिस्टर किया गया है, तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी ये लग रहा है या जो जांच एजेंसीज हैं उनको ये लग रहा है कि ये एक आतंकवादी घटना थी। अब ये है कि इसमें गाड़ियां कई हाथों से निकलती है। देखिए, जब गाड़ी को उड़ाना हो हम्म तो वो कोई नई गाड़ी लेके तो उड़ाएगा नहीं। वो बिल्कुल। इतनी महंगी गाड़ी लेके क्यों उड़ाएगा? तो वो एक सेकंड हैंड लेगा और सेकंड हैंड गाड़ियां एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे चलती रहती हैं। हम्म तो इस तरह से जो मल्टीपल ओनरशिप की गाड़ियां होती है ना, वो आपको अल्टीमेटली लास्ट में सस्ती मिल जाती है। आपको सस्ती मिलती है तो अल्टीमेटली तो उस गाड़ी को उड़ाना ही है ना, वो तो हम्म उड़ जाएगी गाड़ी। तो हम्म। इसलिए ये इस तरह की गाड़ियां प्रेफर की जाती हैं जो कि कई हाथ बदल चुकी हों। बिल्कुल। सर, ये जो जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रेस रिलीज थी उसमें जैश ए मोहम्मद का तो जिक्र था ही, साथ में अंसार गजवात उल हिंद का भी जिक्र था जो अलकायदा की एफिलिएटेड इस्लामिस्ट टेरर फ्रंट है। तो इनका क्या फुटप्रिंट है जम्मू एंड कश्मीर में, अगर आप हमें समझा पाए? देखिए, अंसार गजवातुल हिंद का कोई हमारे यहाँ पर अलकायदा का कोई ज़्यादा फुटप्रिंट भारत में नहीं मिला है। हम्म पहले भी नहीं मिला और अभी भी कुछ सालों से नहीं मिल रहा है। हाँ, जैश ए मोहम्मद का तो फुटप्रिंट हमारे पास जब से जैश ए मोहम्मद बनी है, 2000 में जब ये मसूद अजहर को कंदाहार हाईजैकिंग में छोड़ा गया था, तो उसके बाद से जैश ए मोहम्मद के फुटप्रिंट तो भारत में मिले हैं। उधर पार्लियामेंट अटैक भी था, एक वो राम जन्मभूमि पे भी अटैक हुआ था, बहुत अटैक्स हैं जो बाकी भारत में भी हुए हैं। कश्मीर, जम्मू कश्मीर असेंबली पे अटैक था, उनमें सब में हमको जैश के लोग मिले थे और जैश के ऊपर वो उसका इल्ज़ाम गया था। लेकिन अलकायदा का अभी हमारे भारत में अभी ऐसा कोई फुटप्रिंट या आपको इस तरह का कोई आतंकवादी घटना में मुनव्विस होने का कोई अभी हमारे पास कोई ज़्यादा सबूत नहीं है। हम्म तो अभी उस बारे में कह नहीं सकते। हो सकता है जम्मू कश्मीर पुलिस के पास कोई ऐसी बात हो जिसकी बेसिस पे वो बोल रहे हो, वो अभी पब्लिक डोमेन में आई नहीं है, सही। तो पब्लिक नॉलेज
में नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते। सर, कल जब ये धमाका हुआ तो जो दिल्ली पुलिस थी अनऑफिशियली ये बोल रही थी कि ये जो ब्लास्ट है लगता नहीं है एक्सप्लोजिव से हुआ है, क्योंकि क्रेटर नहीं वहां पर कोई मिला है और रेसिड्यू नहीं मिला है। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, देखिए, ये तो क्रेटर वाली बात तो थोड़ी सी बचकानी सी लगती है, क्योंकि क्रेटर अगर गाड़ी के अंदर एक्सप्लोसिव डिवाइस रखी है तो कैसे क्रेटर बनेगा? क्रेटर तो हम्म। तब बनेगा जब जमीन पे रखी हो, तो वो जमीन को उड़ाएगा तो जमीन का कुछ हिस्से में आपको गड्ढा सा दिखेगा। या हम्म। अगर दबी हुई हो जमीन में कोई एक्सप्लोसिव डिवाइस तो बड़ा क्रेटर बनेगा। हम्म। तो अब अगर आप ऊंची जगह पे कोई एक्सप्लोसिव डिवाइस रखी हो, गाड़ी की कोई 2 फुट पे, जमीन से 2 फुट 2.5 फुट ऊपर हो, उसके नीचे गाड़ी की शेसी हो, तो उसमें क्रेटर बनने के तो चांस कम है। हाँ, गाड़ी के परखच्चे उड़ जाएंगे, हम्म। जो कि इस केस में हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो क्योंकि हम ये कह दें कि नहीं हुआ असर, ये तो कहना थोड़ा सा हम्म, ठीक नहीं है। बिल्कुल। अभी सर ये क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए अब बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अरेस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर से भी हो रहे हैं, दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, उत्तर प्रदेश से एक महिला जो है आतंकी वो भी पकड़ी गई है, जो जैश का एक महिला विंग तैयार कर रही थी। तो क्रॉस स्टेट जो टेरर नेटवर्क है उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं। तो ये कितना बड़ा टास्क होगा उनके आगे आने वाले दिनों में? इस पे ये निर्भर करता है कि ये कितना बड़ा ग्रुप था। अगर ये बड़ा ग्रुप था, इसमें और भी लोग थे और उनके क्रॉस लिंकेजेस और भी हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन में समय भी लगेगा और काफ़ी लोगों को इसमें पूछताछ होगी लोगों से। पर अगर ये बहुत छोटा नेटवर्क था तो फिर ये ज़्यादा लंबी इन्वेस्टिगेशन चलने वाली नहीं है। हम्म। और जो 3-4 स्टेट जो राज्य हैं जिनमें की इनकी प्रेजेंस थी, वो हम्म। वहीं उन्हीं की पुलिस और उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसको इन्वेस्टिगेट कर लेंगी। लेकिन अगर ये बड़ा था नेटवर्क, हमको अभी पूरी बातें पता नहीं है, अगर है था तो नेचुरली फिर ज़्यादा जगह पे इसको देखा जाएगा। सब फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी पर है कि इसके कई डॉक्टर्स जो हैं वो पकड़े गए हैं। जांच एजेंसियों का ये कहना है कि बाकी के कई और डॉक्टर्स भी जो हैं वो अंडर स्कैनर हैं। तो ताज्जुब नहीं होता कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो रेडिकलाइज हो रहे हैं, और रेडिकलाइज होने में 5-6 दिन या 1 महीना तो लगता नहीं होगा, तो काफी समय लगा होगा इनको जैश को रेडिकलाइज करने के लिए। हाँ, बिल्कुल समय लगता है रेडिकलाइज करने के लिए। और इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो। रेडिकलाइज तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि पढ़ा लिखना और समझदार होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम्म। तो आदमी जो समझदार होगा वो रेडिकलाइज नहीं होगा, लेकिन अगर पढ़ा लिखा होगा, समझदार नहीं होगा, तो वो रेडिकलाइज होने का वल्नरेबिलिटी रहती है। दूसरा, एक एज होती है, यंग एज होती है ना, कोई 16 17 18 साल से लेके 23 24 25 साल तक का जवान जो लड़का होता है या लड़की होती है, तो उस समय वो बहुत आइडियलिस्ट भी होता है, तो उसको वो वल्नरेबल भी बहुत होता है वो लड़का और लड़की। तो उस समय अगर उसको किसी ने रेडिकलाइज किया है, क्योंकि हमने तो कहीं कश्मीर में देखे हैं, नॉर्मल जो लड़के आते थे पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके, उनकी उम्र ये 16 से लेके, कईयों की तो दाढ़ी भी पूरी नहीं आई होती थी, 16 से लेके और 23 24 25 तक। 25 26 के बाद तो फिर आदमी को समझ आने लगती है, तो फिर वो इस तरह के काम में नहीं जाता। पर हाँ, वो यंग एज जो होती है वो एज ब्रैकेट है, जिसमें कि आदमी की चांसेस हैं कि वो रेडिकलाइज हो जाए। हम्म। उसमें हमने देखा है कि पढ़े लिखे भी हो सकते हैं और बिना पढ़े भी हो सकते हैं। हमने तो मतलब सिर्फ भारत ही नहीं, आप दूसरे भी मुल्कों में देख लीजिए जहाँ पर की इन्वेस्टिगेशन हुई है, टेरर इन्वेस्टिगेशन, रेडिकलाइजेशन इवन पढ़े लिखों का भी होता है। सर ये ये जो लड़के लड़कियां थे 22-23 साल के, यहाँ जो मतलब टीचर्स भी थे, ये जैश को अगर हम डिस्क्राइब करें कि जैश ए मोहम्मद जो है वो कितने हार्डकोर होते हैं। मैं आपको इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कई बड़े बड़े आतंकियों को उनसे पूछताछ की है। क्या ये इन कंपैरिजन जो बाकी की तंजीमें हैं उनके आतंकियों से ज्यादा हार्डकोर होते हैं? देखिए, जैश और लश्कर और कोई भी आतंकवादी संगठन हो, चाहे वो आईएसकेपी हो या फिर अलकायदा हो, ये अगर जहनी तौर पर मतलब मेंटली अगर कोई बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज हो जाए ना, तो फिर वो हार्डकोर हो जाता है। उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती है, हम्म। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इतना जहनी तौर पे रेडिकलाइज हो गए हो, तो फिर आपको उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से वापस लाना
ना तो आपके अगर वालिद और वालदा हैं या पेरेंट्स हैं या माँ बाप हैं, तो उन माँ बाप के लिए भी बहुत मुश्किल होता है उस बच्चे को वापस खींच के लाना। तो ये जो वो होती है जो रेडिकलाइजेशन की एज और रेडिकलाइजेशन का नैरेटिव, ये बहुत खतरनाक और ये हार्डकोर बनाता है किसी को। फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती आपको इसमें। एक भारत सरकार का ये भी नैरेटिव था कि 2019 के बाद जो है वो रेडिकलाइजेशन कम हो गया है, लेकिन अब इस वाले केस ने तो दिखा दिया कि पढ़े लिखे लोग भी जम्मू कश्मीर, क्योंकि के कनेक्शन जो है उसकी हमेशा चर्चा होती है जब भी कहीं कोई आतंकवादी वारदात होती है। तो मैं आपको इस सिलसिले में पूछ रही हूँ कि अलगाववाद क्या मतलब इसको रोक पाना किसी तरह से बस की बात नहीं है एजेंसीज की? देखिए काफ़ी मुश्किल काम होता है रेडिकलाइजेशन को रोकना। और रेडिकलाइज कोई हो भी जाता है तो आपको पता भी नहीं लगता कि कौन रेडिकलाइज हो गया। अब जैसे ये बच्चे हैं जो हम्म। अल्फला यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, अब ये बच्चे तो घर से दूर हैं, इनके माँ बाप को भी नहीं पता होगा कि ये रेडिकलाइज हो गए हैं। तो आप पहले तो आइडेंटिफाई हो कि कोई, हाँ भाई, चिन्हित हो कि ये आदमी रेडिकलाइज हुआ है, तो फिर माँ बाप भी कोशिश करते हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा इस तरह से जाके किसी तरह की कोई आतंकवादी संगठन के साथ जुड़े या आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे। हम्म। लेकिन वो दिक्कत ये है ना कि पता ही नहीं लगता। तो हम्म। एक तो कम्युनिकेशन जो आपस में माँ बाप का और बच्चों का आपस में कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हम्म। जिससे कि ये जब भी उनको लगे कि ये बच्चा थोड़ा सा रेडिकलाइज हो रहा है या कुछ ऐसे विचारों का हो रहा है जो कि असामान्य है, तो फिर वो माँ बाप को चाहिए कि उस पर तुरंत ध्यान दे। हम्म। दूसरा कम्युनिटी का भी है। कम्युनिटी में भी अगर ओवरऑल आपकी कम्युनिटी में अगर नैरेटिव जो है या सोच विचार है जो रेडिकलाइज नहीं है, तो चांसेस यही हैं कि बच्चे आपके रेडिकलाइज नहीं होंगे। अब दूसरी सोसाइटी जहाँ रेडिकलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, जैसे पाकिस्तान में कई जगह देखो, तो वहाँ क्या है कि पूरा सोसाइटी, पूरा फैमिलीज, पूरे के पूरे वो एकदम रेडिकलाइज हो रखे होते हैं। तो वहाँ पे बहुत आसान होता है। बिल्कुल। भारत में इस तरह का वो है नहीं। सब भारत में माहौल नहीं है रेडिकलाइजेशन का। सब भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के लिए ये आतंकवादी घटना जो स्पेशली दिल्ली का ब्लास्ट है, वो किस नजर से देखा जाएगा? ये ठीक नहीं है दोनों के लिए, क्योंकि अभी तो हम जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी हम पूरा ये नहीं कह सकते कि यह पाकिस्तान से ही हुआ है पूरा हम्म। घटना घटना हुई है। अभी हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार में देखते हैं हम, अगर ऐसे शवाहिद आते हैं, ऐसे हमारे पास वो आती हैं, विटनेसेस आती हैं, एविडेंस आता है जिससे कि पता लगता है कि हाँ, ये पूरी की पूरी घटना जो है वो बाहर से या पाकिस्तान से स्पॉन्सर हुई, सपोर्ट हुई या एग्जीक्यूट हुई या डायरेक्ट हुई थी। हम्म। तो उस स्थिति में हम अपने अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों के साथ ये साझा कर सकते हैं, सबको बता सकते हैं विदेश मंत्रालय के हम्म। माध्यम से कि भाई ये देखो, हमारे पास ये एविडेंस आया है और ये इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो आप लोग पाकिस्तान पे प्रेशर बनाओ कि इस तरह की आतंकवादी संगठनों को समर्थन देना बंद करे और उनको कंट्रोल करना बंद करे। सर, हमने ये भी देखा था, मैंने कई डॉक्टर्स से भी बात की जो जम्मू कश्मीर के थे, उनका ये मानना था क्योंकि जम्मू कश्मीर में डॉक्टर्स एज अ प्रोफेशन काफी लोकप्रिय है, काफी लोग जो है वहां पे डॉक्टर बनते हैं और वो देश भर में काम कर रहे हैं, दिल्ली में ही नहीं काम कर रहे। तो उनको ये डर है कि कहीं इस वारदात के बाद उन्हें भी टारगेट ना किया जाए, उन्हें भी एक संदेह भरी निगाहों से ना देखा जाए। तो आप ऐसे में जांच एजेंसियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बिल्कुल कहना चाहूँगा कि ये जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो जिनके नाम आ रहे हैं, जो इन्वॉल्व हैं, आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। क्योंकि कानून है, कानून के साथ कार्रवाई करो। पर उसकी वजह से उस पूरे कम्युनिटी को ब्रश कर देना कि भाई ये इस तरह से हो रहा है। और इसमें मन आप लोगों का, मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मीडिया किस तरह से इस घटना को आगे पेश करता है लोगों के प्रोजेक्ट सामने। कैसे करते हैं? अगर हम्म। हम्म। अगर मीडिया एक कम्युनिटी को डेमोनाइज करता है, उसको ब्लैक पेंट करता है, तो फिर उससे पूरा लोगों में, पूरे सोसाइटी में ये फैल जाता है कि वो इस तरह के लोग हैं। ऐसा है नहीं। हम्म। क्योंकि मैं तो कश्मीर में रहा हूँ, मेरे पास कई मेरे कश्मीरी दोस्त भी हैं और आज भी मेरी उनसे बात होती है। ऐसा नहीं है।
बहुत है, फ्रैक्शन रेडिकलाइज होता है, तो वो तो कहीं भी हो सकता है, वो कश्मीर में भी हो सकता है, हमारे और प्रदेशों में भी हो सकता है। तो उसको अलग करें, और जो असली जो कल्प्रिट हैं, जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं इंसिडेंट, उनके खिलाफ एक्शन हो। बाकी एक कम्युनिटी को किसी भी तरह से पेंट ब्लैक नहीं किया जाए। इससे भारत में अंदर ही परेशानियां खड़ी होंगी, जो कि हमारे देश की यूनिटी के लिए अच्छी नहीं है। सर, एज अ पीस ऑफ एडवाइस, जो जनरल पब्लिक है, जो मतलब लोगों सिक्योरिटी एजेंसीज पे भरोसा करके चल पड़ती है पब्लिक स्पेसेस में, जैसे मैं खुद मेट्रो में बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो ऐसे क्या कॉशन बरता जाना चाहिए आम जनता द्वारा भी, ताकि वो भी सचेत रहें? देखिए, सतर्कता तो अब जरूरत बन गई है। सतर्कता तो बीच में आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही थी तो हम सब ये सोच रहे थे कि अब नहीं होंगी। अब ये जब लाल किले वाली घटना हुई है कल, तो उसके बाद से एक बात तो है कि हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा, और हम अगर सतर्क रहेंगे तो हम इस तरह की कुछ घटनाओं को तो कम से कम रोक सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं, पूरी पुलिस को समय पे सूचना देकर। हम्म। तो अब हमारा ये ड्यूटी बनती है कि हमें कहीं भी कुछ लगता है कि सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में कोई गाड़ी खड़ी है, कोई सामान पड़ा हुआ है, कोई लूज चीज़ पड़ी हुई है, तो उसका हम खुद देखने की बजाय आप नज़दीक के नज़दीक पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करें या पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी को खबर करें, ताकि वो, उनके पास टेक्निकल इक्विपमेंट भी होते हैं, उनके पास टीम्स भी होती हैं जो कि उस संदेहास्पद जो सामान है उसको देख सकती है। पर सबसे बड़ी है कि हमको सतर्क खुद को रहना पड़ेगा, पूरी सोसाइटी को, पूरे सब लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, ताकि हम कम से कम कुछ घटनाओं को तो रोक पाएं। सर अगर ये प्रधान घटना फैली नहीं है, हो सकता है कि आगे भी चलती रहे। सर प्रधान आखिरी सवाल सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान से कहा है कि जो कसूरवार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो ये किस और इशारा करती है? क्या आपको जैसे आप, हालांकि आप बोल रहे हैं कि अभी सामने नहीं आया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज से तो लगता है कि पाकिस्तान कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश हो गया है। देखिए, अभी उनको ज़्यादा खबर होगी क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, तो सारी एजेंसीज उनको बता रही होंगी। हम्म। तो अभी मुझे तो कोई ओपन में ऐसी चीज़ दिखती नहीं जिससे कि मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। हो सकता है इन्वॉल्व हो, लेकिन अभी और जांच आगे जाए, और जांच एजेंसीज जनता के सामने रखें चीज़ें जो उनके नॉलेज में आई हैं, तो फिर हम एक इंटेलिजेंट गैस भी कर सकते हैं, और हम एक अंदाज भी लगा सकते हैं कि ये क्या हो सकता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए। तो अभी तो नहीं। कहना बहुत मुश्किल होगा कि कौन इन्वॉल्व है। सर एक और सवाल बस मैं पूछना चाहूंगी कि कल जब ये रिकवरीज हुई थी तो हम लोग सब तालियां बजा रहे थे, गुड वर्क डन बाय आर इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस द्वारा। लेकिन शाम होते होते जो एक जो इंटेलिजेंस जिसके ऊपर वो काम हो कर रहे थे वो एकदम अलाइव हो गई, कुछ ही घंटे, महज घंटों के अंदर। तो कितना मुश्किल होता है इस तरह की स्पीड से काम करना, ताकि आप उस जगह जल्द सतर्क होकर उस जगह जल्दी पहुंच जाए जहां पर इस तरह की कोई कार्रवाई हो रही है। देखिए, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपका ज़्यादा तो एफर्ट होता है कि जो आदमी आपने पकड़े हैं उनकी पूछताछ करें, उनके लिंकेजेस निकालें, फिर जिन जिन के नाम आते हैं उन तक पहुँचें। तो ये समय बहुत लगता है इसमें। हम्म। और अगर आप जब तक पहुंचेंगे उस तक, वो आदमी घर से निकल चुका है, वो घर से निकल के कहाँ गया उसको ढूंढो, उसका सेल आईडी लोकेशन लो कि वो फ़ोन लेके गया है कि नहीं गया, अगर लेके गया है तो कहाँ है आज, उस एरिया में सर्च करो। ये करते करते तब मेरे को लगता है तब तक तो धमाका हो भी जा सकता है। तो बहुत मुश्किल काम है ये, एक घटना के बाद दूसरी घटना को रोकना। तो हम्म। कोशिश एजेंसीज की यही होती है कि किसी तरह से हम प्रिवेंट कर लें, लेकिन हर आतंक को घटना प्रिवेंट करना। प्रिवेंट। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, हमें समझाने के लिए कि क्या इन घटनाओं का क्या रिश्ता था आपस में। शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू।